हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत ही मस्त होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे। तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चांद गुरुकुल में। तो आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं अभिकारी या अव्यय क्या होता है, कितना प्रकार का होता है, पूरा डिटेल में एक ही वीडियो में अभिकारी शब्द को निपटा दिया जाएगा, मात्र एक ही वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप लोग इस सेशन को क्या करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। अभिकारी या अव्यय क्या होता है? अभिकारी अव्यय दोनों एक ही है, अलग अलग मत समझना, दोनों एक ही है। तो होता क्या है, अ मतलब नहीं और विकारी मतलब बदलाव, नहीं बदलाव मतलब समझो। ऐसा शब्द जिसे हम लिंग वचन काल कारक, लिंग वचन काल कारक इस चारों आधार पर नहीं बदल सकते हैं। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं जिसे हम लिंग वचन काल कारक। पहला बताओ भाई, लिंग वचन काल और कारक, जिसे हम लिंग वचन काल कारक के आधार पर नहीं बदलते हैं उसे ही कहते हैं अभिकारी या अव्यय। परिभाषा क्लियर। सर किसे नहीं बदल सकते हैं? चलिए जानते हैं। इसे नहीं बदल सकते हैं, क्रिया विशेषण को नहीं बदल सकते हैं। कतनो दिमाग लगा ले, बदलने वाला नहीं है। किसके आधार पर? लिंग वचन काल कारक। और किसी ने बदल सकते हैं तो संबंध बोधक अव्यय। और किसी ने बदल सकते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। और किसे नहीं बदल सकते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। सीधा हम क्वेश्चन करें कि अभिकारी या अव्यय कितना प्रकार का होता है, कहोगे सर 4 प्रकार का होता है। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक अव्यय, तीसरा समुच्चय बोधक अव्यय, चौथा विस्मयादि बोधक अव्यय। क्रिया विशेषण एक चैप्टर बनता है। क्या बनता है? चैप्टर बनता है। क्रिया विशेषण एक चैप्टर बनता है। एक तो खुद में चैप्टर लिया है अब अभिकारी या अव्यय, और अलग से यह खुद एक चैप्टर लेकर के बैठ जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और क्रिया विशेषण के बारे में चलिए जानते हैं। इधर क्रिया विशेषण यहाँ लिखा ऊपर में, क्रिया विशेषण। अब बताओ, विशेषण मतलब विशेषता बताना, और लगा यहाँ पर क्रिया, तो क्रिया का विशेषता बताना क्या कहलाएगा? क्रिया विशेषण कहलाएगा। और हमेशा विशेषण का प्रयोग जिसका विशेषता बताते हैं उससे जस्ट पहले करते हैं। हम क्रिया को बताएंगे तो क्रिया से जस्ट पहले करेंगे। क्रिया विशेषण संज्ञा से पहले करेंगे, सर्वनाम से पहले करेंगे तो क्या कहलाएगा वह? तो उसे कहेंगे विशेषण बोल देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। अब ये क्रिया विशेषण परिभाषा हम बता दिए हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है सीता दौड़ती है, दौड़ती है, सीता दौड़ती है। एग्जाम्पल नहीं, सीता दौड़ती है। सर सीता हो गई कर्ता, दौड़ना हो गई क्रिया। यहाँ पे क्रिया विशेषता क्या बता रहा है? बिल्कुल नहीं बता रहा है। अब देखो, क्रिया से जस्ट पहले हम एक शब्द जोड़ते हैं तेज। क्या जोड़ेंगे? तेज। अब देखो, सीता तेज दौड़ती है, जैसे हम लिखे तेज, एकदम अब सब कुछ बदल गया। सीता तेज दौड़ती है, एकदम जोर पड़ गया। तो सीता दौड़ती है तेज, तो यहाँ पर सीता का विशेषता नहीं बता रहा है, बल्कि दौड़ना जो क्रिया है यहाँ पर इसका विशेषता बता रहा है। किससे बता रहा है? सर तेज से बता रहा है। तो इसे ही कहते हैं क्रिया विशेषण।
और बात करें हम क्रिया विशेषण कितना प्रकार होता है, तो याद रखना इसका 4 प्रकार होता है। 4 प्रकार होता है। पहला नंबर कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। ये 4 प्रकार होता है क्रिया विशेषण का। कोई दिक्कत? तो पहला नंबर है कालवाचक। अब बताओ काल मतलब क्या होता है? सर समय होता है। तो परिभाषा हम जोड़ सकते हैं ऐसा क्रिया विशेषण जो समय का बोध कराए, जो समय का बोध कराए, उसे क्या बोलेंगे सर? उसे बोलेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण। समय का बोध कौन सब कराता है? आज, कल, परसों, प्रातः, दिन, रात, ये समय है। 10 बजे, 9 बजे, एक साल पहले, 2 साल बाद। तो महीना का नाम हो गया, साल हो गया, दिन का नाम हो गया, आज, कल, परसों, तरसों, ये सब का सब जो यहाँ पे लिखे हैं, संध्या, प्रातः, वर्ष, कभी कभी, ये सब का सब क्या है सर? ये समय का बोध कराता है। तो जब भी समय का बोध कराएगा और क्रिया से जस्ट पहले उसका प्रयोग होगा तो उसे ही कहेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण। एग्जाम्पल समझते हैं। सीता कल आएगी, सर आना क्रिया हो गया, लेकिन क्रिया आना है, आना से जस्ट पहले प्रयोग किए हैं कल, और कल समय है। क्या है? कल एक समय है। सीता कल आएगी, समय का बोध करा रहा है। फिर एग्जाम्पल देखते हैं, वह 10 बजे जाएगी। अब देखो 10 बजे, ये जो है जाना क्रिया हो गया, क्रिया से जस्ट पहले 10 बजे सर ये समय होता है। वह 10 वर्षों से पुस्तक पढ़ता आ रहा है, तो वर्ष का जिक्र कर रहा है, 10 वर्ष कर रहा है, 25 वर्ष कर रहा है। तो जब भी समय का बोध कराएगा तो वैसा वाला क्रिया विशेषण को हम बोलेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। स्थान। अब स्थान मतलब स्थान, स्थान यानी कि जगह। तो स्थान का प्लस दिशा का, स्थान प्लस दिशा का। तो ऐसा क्रिया विशेषण जो स्थान तथा दिशा दोनों का बोध कराता हो उसे क्या बोलेंगे सर? उसे बोलेंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इसमें क्या सब आएगा? इसमें इधर उधर, चारों ओर, दिशा, यहाँ तहाँ, यहाँ जहाँ तहाँ वहाँ, ये सब क्या है? स्थान है। स्थान का जब भी बोध कराएगा तो उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण ही कहेंगे। एग्जाम्पल लो, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ये देखो चारों ओर, ये वाला चारों ओर, ये क्या है? दिशा है। क्या है? दिशा है। चारों ओर दिशा है। सूर्य पूरब में उदित होता है, दिशा है। क्या है? दिशा है। वह वहां जाएगा, कहाँ जाएगा? वहां, वहां क्या है? जगह है, तो वहां जाएगा। तो एग्जाम्पल समझ में आ रही है? तो ये हो दिशा का बोध करने वाला क्या कहलाएगा? स्थानवाचक में ही काउंट करेंगे। आगे है आपका परिमाण। परिमाण मतलब क्या होता है? नाप तोल। कितना बार पढ़े हैं? परिमाण मतलब नाप तोल। नाप तोल, तो नाप तोल का बोध कराएगा, नाप तोल का बोध कराएगा। क्या बोलेंगे? परिमाण बोलेंगे। इसमें क्या सा? ज्यादा, जरा सा, थोड़ा, कम, जितना उतना सब जानते हैं। तो जब भी माप तोल करने वाला शब्द रहेगा उसे क्या बोलेंगे हम? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण बोलेंगे। जैसे वह ज्यादा पढ़ती है, मात्रा का बोध करा रहा है। कितना पढ़ती है? ज्यादा पढ़ती है। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। जितना क्या है? मात्रा है। उतना, ये मात्रा है। तो मात्रा का बोध कराएगा, मापतोल का बोध कराएगा, तो उसे क्या बोलेंगे हम? परिमाणवाचक। जितना उतना सब कैसी में आएगा? कम, बेसी, ज्यादा, अधिक, ये सब का सब। वह अधिक सोता है। आगे देखते रीतिवाचक। यह क्या है? रीति यानी कि तरीका, तरीका या ढंग, या ढंग। तरीका और ढंग बताएगा, तरीका और ढंग बताएगा। परिभाषा कह सकते हैं ऐसा क्रिया विशेषण जो तरीका और ढंग बताए। जैसे बोले हम
वह धीरे धीरे चलता है। तो उसका चलने का तरीका क्या है? धीरे धीरे है, तो धीरे धीरे। ठीक है। अगर ये बोले हम बस फटाफट भर गई, तो बस भरने का तरीका क्या था? फटाफट। अगर ये बोले वह झटफट दौड़ गया, तरीका क्या था? झटफट था। तो तरीका बताएगा, ढंग बताएगा। वह तेज दौड़ती है, यहाँ पे एक एग्जांपल लिए हैं, सीता तेज दौड़ती है। दौड़ने का तरीका क्या है? तेज है। तो तरीका बताया, ढंग बताया, उसे कहते हैं रीतिवाचक। साथ में और क्या बताता है? स्वीकृति। स्वीकृति बताएगा, जैसे हाँ जाओ, स्वीकृति दे रहा है, एकदम क्लियर रास्ता, तो स्वीकृति का बोध कराएगा, तो वह होता है रीतिवाचक। निषेधता यानी मना करना, मना करेगा, रुको मत जाओ, मना कर रहा है, निषेधवाचक, निषेधता। फिर निश्चितता, एकदम फिक्स, आज वर्षा जरूर होगी, एकदम फिक्स कर रहा है, जरूर हो गया यहाँ पे मत हो गया, यहाँ पे हाँ हो गया। फिर अनिश्चितता, कोई फिक्स नहीं, 50% नहीं हो सकता है, जैसे आज वर्षा शायद होगी, ये शायद शब्द। यही होता आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे, हम ये उम्मीद कयास लगा रहे हैं। अगर कोई इसमें कोई दिक्कत है क्रिया विशेषण में, तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। और अभी इसके बाद पढ़ने वाले हैं आपका संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक। तो यहाँ तक का पूरा स्क्रीनशॉट लीजिए। तो दोस्तों आगे है आपका अव्यय का प्रकार। पहला प्रकार निपटा दिए थे, अब 3 प्रकार को निपटाने वाले हैं। तो पहला आपका है संबंध बोधक अव्यय। संबंध, बस परिभाषा सिंपल है, जिससे संबंध का बोध हो, जिससे संबंध का बोध हो उसे कहते हैं संबंध बोधक अव्यय। जिससे संबंध का बोध हो क्या कहलाएगा? सर संबंध बोधक कहलाएगा। संबंध, परिभाषा इसमें देखना आप, परिभाषा से इसका कोई संबंध नहीं रहेगा। भले इसका नाम क्या दे रखा है? संबंध बोधक, लेकिन परिभाषा और एग्जाम्पल से इसका कोई संबंध नहीं रहेगा। मतलब परिभाषा और एग्जाम्पल के बीच संबंध होना चाहिए ना, परिभाषा के अनुसार होना चाहिए, एग्जाम्पल कतई नहीं रहेगा। चलिए देखते हैं इसमें याद रखना नहीं है, ये जो लिखे हैं और, पास, सिवा, खातिर, के बिना, दूर, बगैर, के साथ, आगे, पीछे, अलावा, पास इत्यादि संबंध बोधक अव्यय होता है। इसको याद कतई नहीं करना है। सर क्या करना है? तो याद उसको नहीं करना है, याद इसको करना है कि इसका प्रयोग संज्ञा और सर्वनाम के बीच करते हैं। यह इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? संज्ञा और सर्वनाम के बीच में प्रयोग करते हैं। संज्ञा और सर्वनाम के बीच में, सीधा बात करें हम, संज्ञा सर्वनाम को जोड़ने वाला संबंध बोधक अव्यय। परिभाषा नहीं बैठेगा एग्जाम्पल पे। देखो कैसे, सीता के बिना राम परेशान, सीता के बिना राम परेशान, क्या बैठ रहा है? सर नहीं बैठ रहा है। अब देखते हैं सीता, सीता और राम दोनों संज्ञा है, दोनों संज्ञा है, दोनों संज्ञा है। सीता और राम दोनों क्या है? सर संज्ञा है। और दोनों संज्ञा के बीच में हम प्रयोग कर रहे हैं के बिना। यही तो होता है संबंध बोधक अव्यय। आएगा समझ में? अगला देखो, आपके बिना,
मैं परेशान। अब यहाँ देखो, आप एक संज्ञा है, सॉरी संज्ञा नहीं है, सर्वनाम है। आप सर्वनाम है और मैं सर्वनाम है। दोनों के बीच ये वाला यहां से यहां तक के बिना प्रयोग किए हैं, यही क्या होगा आपका संबंध बोधक अव्यय। संज्ञा सर्वनाम के बीच में जिसका प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं संबंध बोधक अव्यय। अब देखो आगे, राम के खातिर सीता आई। राम भी संज्ञा, सीता भी संज्ञा, और दोनों के बीच में जो प्रयोग कर रहे हैं के खातिर, इसे ही तो कहते हैं संबंध बोधक अव्यय। आप फोकस करना यहाँ पर ट्रिपल स्टार पे, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं यही मायने रखता है। ये शब्द यहाँ मायने नहीं रखता है, मायने रखता है ये इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं। चलिए आगे समझते हैं। समुच्चय बोधक, इसका मतलब होता है समूह, तो कह सकते हैं समूह का बोध कराएगा, समूह का बोध कराएगा, समूह का बोध कराने वाला समुच्चय बोधक। फिर यहाँ पर इसका परिभाषा, इसका एग्जाम्पल, कोई बैठने वाला नहीं है, तब क्या बैठने वाला है, इसका प्रयोग, इसका प्रयोग। तो याद रखना इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो सर इसका प्रयोग करते हैं हम कहाँ पर, तो उपवाक्य को जोड़ने या अलग करने के लिए, उपवाक्य को जोड़ने या अलग करने के लिए समुच्चय बोधक अव्यय को कहा जाता है। इसका दो प्रकार होता है, एक का नाम है समानाधिकरण और एक का नाम है व्याधिकरण। समानाधिकरण का प्रयोग करते हैं जोड़ने के लिए, याद रखना जोड़ने के लिए, और इसको अलग अलग या विभाजन में करते हैं, या विभाजन में करते हैं। अलग करना है, विभाजन करना है तो व्याधिकरण। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए समानाधिकरण क्या होता है, इसका प्रयोग सर जोड़ने के लिए करते हैं। व्याधिकरण क्या होता है, इसका प्रयोग अलग करने के लिए करते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्योंकि इन दोनों का प्रयोग हम वाक्य में करेंगे, जब अपन लोग वाक्य पढ़ेंगे तो वहां आपको बताएंगे ये वाक्य में कैसे प्रयोग करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। होता है क्या समानाधिकरण, पढ़ लिए। इसमें आता है क्या है, और, तथा, एवं, या, इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब है आपको एग्जाम्पल से कैसे प्रयोग करते हैं। जैसे आपसे ये मैं बोलूं, सीता पढ़ती है और मीरा पूजा करती है, तो यहाँ से यहाँ तक, और मीरा पूजा करती है यहाँ से यहाँ तक, यह एक उपवाक्य है और ये एक उपवाक्य है, और दोनों के बीच में प्रयोग कर रहे हैं और शब्द का, तो बताओ यही और क्या कहलाएगा, सर समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएगा। सर और इधर भी आया था, कहीं पर लिखा है ये यहाँ पर, और तो यहाँ पर भी लिखा है, इसलिए आपको बोले थे ये पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। क्या जरूरत है, तो इसका प्रयोग जब पढ़ने का जरूरत है, इसका प्रयोग, क्योंकि और यहाँ पर भी आ गया, और जो बच्चा और पढ़ के जाएगा, और पढ़ के जाएगा, जो विद्यार्थी और पढ़ के जाएगा, तो बताओ क्या होगा उसका, सब मार्क आएगा। ये संबंध बोधक प्रयोग याद करना है। चलिए आगे देखते हैं। तुम चल नहीं सकते, तुम चल नहीं सकते क्योंकि तुम बहुत कमजोर हो। अलग कर दिया, इसको इससे अलग कर दिया गया है, तो अलग करने वाला व्याधिकरण, मतलब पूरा बात करे, कुल मिला के बात करे, जमा बात करे, तो समुच्चय बोधक अव्यय। कोई दिक्कत, डिपेंड प्रयोग पे करता है। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ क्या देखो, यहाँ क्या लिखा है, क्योंकि। दिक्कत किसी को? आगे बढ़ते हैं। विस्मय, विस्मय ये वाला अपन लोग जब कारक पढ़े थे तो आपको कारक में कुछ पढ़ाई लिखाई थे, हाँ पढ़ाई लिखे थे, संबंध बोधक, संबंध बोधक पढ़ाए थे आपको, संबंध बोधक नहीं, संबोधन कारक पढ़ाए थे, संबोधन कारक, वही यहाँ पर भी आएगा। देखो कैसे, विस्मय मतलब होता है आश्चर्य, क्या होता है, आश्चर्य। तो यह क्या बोध कराएगा,
आश्चर्य, आश्चर्य का बोध कराएगा। साथ में भय, क्रोध, हर्ष, शोक, तिरस्कार, स्वीकृति, आशीर्वाद, संबोधन का बोध कराएगा। होता है क्या है, तो इसमें ये आपको याद रखना है, इसका जो है इसका प्रयोग, सब में प्रयोग याद रखना है। तीनों में प्रयोग पढ़े हैं, इसका भी प्रयोग देख लो। इसका प्रयोग करते हैं वाक्य के आरंभ में, वाक्य के आरंभ में याद रखना। इसका प्रयोग करते हैं वाक्य के आरंभ में, दो संज्ञा को जोड़ने के लिए संबंध बोधक, उपवाक्य को जोड़ने के लिए समुच्चय बोधक, और वाक्य के आरंभ में विस्मय बोधक। और याद रखना है, इसका जो चिन्ह होता है वो इम्पोर्टेंट क्या है, ये है बहुत इम्पोर्टेंट, ये इसका चिन्ह ये होता है। अगर आपको कहीं पर भी ये वाला चिन्ह मिले, एक लाठी नीचे में बिंदा, तो वो होगा आपका विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। चलिए देखते हैं। विस्मय मतलब होता है आश्चर्य, क्या होता है, आश्चर्य। जैसे विस्मय में अहो ऐसे बोलता है ना, अहो भाग्य हमारे कि आप मेरे घर पधारे, तो यहाँ जो बोल रहा है अहो भाग्य, तो पहले अहो भाग्य लिखेगा, फिर चिन्ह लगाएगा कि आप पधारे, ऐसा वाला वाक्य आरंभ में। भय, हाय, भय में क्या आएगा, हाय, ये वाला हाय हेलो नहीं, हाय। फिर इसमें आता बाप रे, सुने हो कभी कोई बोला होगा या बोलती होगी, बाप रे इतना बड़ा सांप, तो पहले बोलता है बाप रे, उस बाप रे, फिर ये चिन्ह लगाना, फिर इतना बड़ा सांप, एकदम क्या होता है उसको डर जब लगता है, बाप रे इतना बड़ा सांप। देखो आगे, क्रोध, जब कोई आदमी गुस्सा आता है ना, क्रोध में क्या बोलता है, अबे चुप, ऐसे बोला है, अबे चुप, तो पहले अबे का प्रयोग किया, फिर बाद में लिखा है चुप, हो गया। ये प्रयोग किया है धत, धत तेरे की, तो ये सब क्या होता है, क्रोध में होता है। हर्ष में क्या होगा, वाह, शाबाश। जैसे हम दो कभी, जैसे हम आपको बोलते होंगे वाह वाह करना, एक शायरी है वाह वाह करना, ऐसे बोलते हैं ना, तो चलो बोल ही देते हैं वाह वाह करना। याद नहीं आ रहा है अभी, आगे पढ़ते हैं, याद भी आ ही नहीं रहा है जो शायरी वगैरह है। चलिए आगे बढ़ते, ये शोक वाला हो गया। तिरस्कार, हट, उस चीज से घृणा, इसमें और क्या आप कर सकते हैं, छी 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 छी, ऐसे छी छी छी, तो तिरस्कार होता है। स्वीकृति, एकदम आदेश दे देगा, हाँ चले जाओ, तो ठीक, जी, हाँ, ऐसे बोलते हैं, शाबाश, हो गया। इसी में शाबाश भी आएगा, नहीं शाबाश तो इधर आएगा, वो हर्ष में आएगा। आगे आशीर्वाद, आशीर्वाद में आपको जो दे रहा है, आशीर्वाद में जीते रहो, दीर्घायु भव, स्वाग भवित, ये बोलता है, तानी कैसा बोलता है वो आशीर्वाद में, तो आशीर्वाद वाला इसमें चल जाएगा। संबोधन आपको कार्यक्रम पढ़ाए थे, अरे अजी, अजी सुनते हो। अच्छा आप एक मीम्स देखे होंगे, अजी सुनते हैं, गाली दे रहा है, ये वाला सर्च कीजिएगा, अजी सुनते हैं गाली दे रहा है। इसके बाद एकदम अपशब्द बोला जाता है उधर से, कौन सा गाली, तो ढेर सारा है वो अपशब्द वगैरह है, तो बोलना अच्छा लगता क्या है, नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा। तो ये सब का प्रयोग कहाँ करते हैं, वाक्य के आरंभ में करते हैं। आपको इसमें तीन चीज याद रखना है, संबंध बोधक का प्रयोग करते हैं दो संज्ञाओं सर्वनाम के बीच में, समुच्चय बोधक का प्रयोग करते हैं वाक्य के मध्य में, और विस्मय का प्रयोग करते हैं वाक्य के आरंभ में। इसका चिन्ह ये होता है, विस्मय बोधक चिन्ह होता है, इसको याद कर लेना, बस पूरा खेला खत्म हो गया। तो अब ये पूरा खत्म हो गया है, आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो। अगर कोई दिक्कत परेशानी होगा तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं।
उम्मीद करते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। उस टाइम तो शायरी याद नहीं आ रहा था, अभी याद आ गया है। वाह वाह करना, दुनिया में तेरे इश्क का चर्चा न करेंगे, मर जाएंगे मगर तुझे रुसवा ना करेंगे। अगर मेरी निगाहों से तुझे गिला है तो जा, अब तुझे दूर से भी देखा ना करेंगे। ये क्या था? बेहतरीन शायरी था, तभी याद नहीं आ रहा था, याद आ गया, बोल दिए। तो नोट्स बनाइए और हिंदी में आपका 40 में 40 आएगा। जैसे सेशन ख़त्म होगा आपको पर्यायवाची, मुहावरा, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द सारा करवा देंगे, सारा करवा देंगे। और आप लोग छोटा वाला जो ग्रामर आता है बच्चा क्लास में 5-6 क्लास का आता है, ग्रामर आता है, हिंदी व्याकरण का आता है, उसमें पर्यायवाची दिया रहेगा, विलोम शब्द दिया रहता है और अनेकार्थक शब्द दिया रहता है। वो सब चीज़ आप खुद कर सकते हैं। ये सब था समझाने के लिए, कैसे समझा जाता है वो आपको हम समझा दिए। वो सब चीज़ ना आप खुद भी कर सकते हैं। एक दिन में ज़्यादा नहीं 10 गो पढ़ना है, पढ़ना है। अगर पूरा याद कर लोगे तो हो गया, काम बन गया, पूरा काम बन गया। तो इसलिए वो किताब लेकर के पढ़ना है, हम करवा देंगे। जितना पर्यायवाची होता है इम्पोर्टेंट, एक का 3 ही बताएंगे। मतलब अगर आग है, ऐसा क्या होता, अनिल होता है, पावक होता है, दहन होता है, ज्वाला होता है। तो एक का 3 से 4 बताएंगे और पूरा कंप्लीट कर देंगे। विलोम शब्द पूरा, विलोम शब्द आपको आता ही होगा, फिर भी हम क्या करेंगे, करवा देंगे, सब कुछ करवा देंगे। टेंशन लेना क्या है नहीं है, 40 में 40 आएगा तो आएगा। अधिकतर फोकस आपका पर्यायवाची, मुहावरा, विलोम शब्द, लोकोक्ति, इस पर दो, ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन रहता है। तो मिलते हैं अपन अगले क्लास में। और आपका अगला टॉपिक क्या रखा जाए, ये शब्द विचार में सब खत्म हो गया है, वर्ण विचार चालू करेंगे। और एक ही वीडियो में आपका पूरा का पूरा वर्ण विचार को कवर कर लिया जाएगा। फिर संधि का थोड़ा लंबा वीडियो जाएगा, क्योंकि संधि में बहुत पढ़ना पड़ता है। फिर भी हम संधि में ज़्यादा नहीं, हमको लग रहा है कि 3-4 पार्ट में, तीन पार्ट में, मतलब 3 वीडियो में संधि को कवर कर देंगे। मात्र 3 वीडियो में एकदम धुआंधार क्या करना है, क्लास को करना है। तो चलिए अब चलते हैं, अब मिलते हैं आपका अगले क्लास में।